कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अरे वाह, तुम महेंद्र की बेटियां हो। अरे वाह, वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। फिर तो मैं तुम्हारा चाचा हुआ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। उस अजनबी ने दोनों बच्चियों के कंधे से बैग उतारते हुए कहा। चलो लाओ, मैं ये भारी बैग पकड़ लेता हूँ। मंजरी और गंगा उस आदमी के साथ चल दी। उधर सूरज कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। शाम के 4:30 बज चुके थे। तभी वही मजदूर दारू पीकर आया जिसे सूरज ने कहा था कि याद दिला देना कि बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। सर जी, आज तो मजा आ गया। अकाउंटेंट सर जी होते हैं तो सुबह आते ही गधे की तरह लग जाओ काम में और फिर दोपहर 2 बजे खाना खाओ और खाना खाकर फिर शाम तक लग जाओ काम पे। पर आपके राज में मौज ही मौज है। उसके मुंह से दोपहर 2 बजे सुनकर सूरज को याद आया कि उसे 2 बजे बच्चों को लेने स्कूल जाना था। वह तुरंत वहां से स्कूल की तरफ भागा। इधर मंजरी और गंगा उस आदमी के साथ पैदल हाथ पकड़कर जा रही थी। तभी मंजरी को लगा कि वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अंकल, हमारा घर इधर नहीं है, इधर है। आज हम इधर से चलेंगे। गंगा और मंजरी उसका हाथ खींचने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, नहीं, हमें इधर से ही जाना है। वह समझ गया था अब ये बच्चियां चिल्लाने लगेगी। उसने तुरंत उनके बैग को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और उन दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर सड़क किनारे खड़े पेड़ों के बीच से जंगल की तरफ भागने लगा। मंजरी और गंगा दोनों जोर से रो रही थी। इतने में मंजरी को मौका मिला तो उस आदमी के हाथ में जोर से काट लिया, जिससे आदमी रुक गया और दोनों को छोड़कर अपने हाथ को दबाने लगा। दोनों बच्चियां जमीन पर गिर गई और रोने लगी। मंजरी गंगा के पास गई और उसको सहलाने लगी और फिर दोनों तेजी से सड़क की तरफ भागने लगी। वो दोनों कुछ ही दूर भाग पाई थी। तभी उस आदमी ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। इस बार मंजरी ने एक नुकीला पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसके घुटने पर मार दिया। पत्थर नुकीला था, इसीलिए उसको चुभा और चोट पहुंचाई। उस आदमी ने गंगा को एक तरफ फेंक दिया और मंजरी को जोर से पकड़ लिया। मंजरी गंगा को भाग जाने के लिए आवाज लगा रही थी। गंगा मदद मांगने के लिए रोड की तरफ भागने लगी। वह रोड के किनारे पर पहुंची ही थी कि उसे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। वह महेंद्र ही था जो शहर से वापस लौट रहा था। अचानक उसकी नज़र गंगा पर पड़ी, जो सड़क के किनारे लगभग गिर गई थी। महेंद्र ने तुरंत गाड़ी को एक तरफ फेंका और गंगा की तरफ भागा। उसने गंगा को उठाया और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे? गंगा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, पापा, मंजरी। महेंद्र तुरंत उस ओर दौड़ पड़ा जिधर गंगा ने इशारा किया था। उधर वह आदमी मंजरी को जोर से पकड़े हुए था और मंजरी से कह रहा था कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। मैं तुझे शहर ले जाऊंगा, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है और उसके बदले मुझे ढेर सारे रुपए मिलेंगे। तेरी वजह से मेरे हाथ से एक लड़की निकल गई। अपने हाथ की ओर देख और फिर गुस्से से मंजरी की तरफ बढ़ा और अपने हाथों से उसके गालों को दबाते हुए बोला, तेरे दांत बहुत तेज है, पहले तेरे दांत ही तोड़ूंगा। इतने में महेंद्र वहां पर आ गया और उस आदमी के जोर से धक्का मारा
वह दूर जाकर गिरा। महेंद्र ने मंजरी को उठाया और पूछा, तुम ठीक हो ना बेटा? मंजरी ने कहा, हाँ। वह आदमी उठ चुका था और दौड़कर महेंद्र की तरफ मारने के लिए आया। महेंद्र ने पलटकर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। उसके बाद उस आदमी की खूब धुनाई की। जब उस आदमी को लगा कि वह जीत नहीं पाएगा तो वह वहां से भाग गया। महेंद्र मंजरी को लेकर वहां पहुंचा जहां पर गंगा थी। दोनों बेटियां अपने पापा से लिपट गई और फिर बाद में पूरी बात बताई। दोनों महेंद्र के साथ सकुशल घर आ गए। पीछे से घर में जब सूरज आया तब महेंद्र ने उसको खूब डांटा। सूरज के पास अपनी गलती का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था, इसीलिए चुपचाप सुनता रहा। तुलसी को यह अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि सूरज को भूल जाने की बीमारी बचपन से ही है। पर सूरज की आफत खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब महेंद्र ऑफिस में पहुंचा तब उसको पता चला कि सूरज ने तिजोरी का सारा रुपया लुटा दिया है। तो महेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। एक तो महेंद्र पहले से ही सूरज से नाराज था, उस पर इस बात ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। गुस्से में महेंद्र ने सूरज को डांटा और उसको वहां से चले जाने को कह दिया। जब महेंद्र शाम को घर पहुंचा तब सूरज घर नहीं पहुंचा था। तुलसी रोई जा रही थी और दुहाई दे रही थी कि अगर मेरे भाई को भूलने की बीमारी है तो इसमें उसका क्या दोष। अगर मेरे भाई की जगह तुम्हारे भाई से कोई गलती हो गई होती तो फिर देखते कैसे उसे घर से भगा देते। महेंद्र उसी समय उठा और सूरज को ढूंढने निकल पड़ा। उधर सूरज एक मंदिर के बाहर बैठा आंसू बहा रहा था कि तभी वहां पर सविता आ गई, जो वहां से पूजा करके निकल रही थी। सविता ने सूरज को रोता देख पूछा, अले तू तो वही है ना, मंजलिता मामा? सूरज ने सविता की तरफ देखा और आंसू पोंछता हुआ दूसरी ओर मुंह करके बैठ गया। सविता उसके पास गई और थाली से प्रसाद उठाकर देते हुए बोली, ले पंचात खा ले। सूरज सुबह से भूखा तो था ही, झट से हाथ बढ़ा दिया और प्रसाद खाने लगा। सविता उसके पास बैठ गई और बोली, लो तू लहा है। सूरज ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे जीजा ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं अकेला हो गया हूँ। समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इतने लोने की क्या बात है, मैं भी तो अकेली हूँ, मेला भी तो इत दुनिया में तो ही नहीं है। सूरज अपने आंसू पोंछकर सविता की तरफ देखने लगा। मेली छोटेली माँ मुझे भी बहुत मालती थी, इसीलिए मेरी मौसी मुझे अपने साथ ले आई और कुछ दिन बाद वो भी मल गई। तब से मैं अकेली हूँ। लोग मेरे तुतलाने का मजाक बनाते हैं, फिर मैं अब नहीं लोती। ओल तो आदमी होकर लोता है। तभी एक भिखारी सविता के पास आया और प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। सविता ने पूजा की थाली से प्रसाद उठाकर उस भिखारी के हाथ में रख दिया। भिखारी ने हाथ उठाकर बोला, भगवान जोड़ी बनाए रखे। ये सुनकर सविता शर्मा गई और सूरज सविता की तरफ देखने लगा और बोला, वैसे बाबा कह तो सही रहे हैं, हम दोनों बेसहारा एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सविता कुछ नहीं बोली, बस एक नजर सूरज को देखा और शर्मा कर नजरें झुका ली। इतने में सूरज ने सविता का हाथ पकड़ लिया और दोनों मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। थोड़ी देर बाद दोनों जब मंदिर के बाहर निकल रहे थे तभी वहां महेंद्र अपनी मोटरसाइकिल से आ गया, जो सूरज को ही ढूंढ रहा था। सविता को सूरज के साथ देखकर महेंद्र कुछ कहने ही वाला था कि सूरज बोल पड़ा, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। महेंद्र ने सविता की तरफ देखा जो शर्मा रही थी।
सविता ने एक नज़र सूरज को देखा, फिर महेंद्र के पैर छूने लगी। महेंद्र ने सविता को आशीर्वाद देते हुए हाथ आगे बढ़ाया और सूरज को देखते हुए मुस्कुरा दिए। सूरज के कंधे पर हाथ मारते हुए बोले, अब घर चलना है या यहीं शादी निपटाओगे? ये खुशखबरी अपनी बहन को नहीं बताओगे? और जोर से हंसने लगा। महेंद्र ने सविता से कहा, तुम अपने घर जाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारी और सूरज की शादी का इंतजाम करता हूँ। सूरज महेंद्र के साथ घर आ गया। तुलसी सूरज को देखकर बहुत खुश हुई और जब सूरज ने उसे शादी के बारे में बताया तब और भी ज़्यादा खुश हो गई। कुछ ही दिनों में सूरज और सविता की शादी हो गई। सविता स्कूल में काम करती रही और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके सूरज को भी वही चपरासी का काम मिल गया। दोनों बच्चियां रोज सूरज और सविता के साथ स्कूल से आया जाया करती थी। कुछ ही समय में सविता मंजरी के प्रति तुलसी के व्यवहार को समझ गई थी। वह मंजरी में स्वयं के बचपन को देख रही थी। उसको याद है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ उससे घर के काम कराती थी और किसी काम के बिगड़ने पर उसे जानवरों की तरह पीटती थी। एक समय की बात है, जब आंगन में खड़े आम के पेड़ के पास मंजरी और गंगा खेल रही थी। महेंद्र ने आम के पेड़ पर झूला डाल रखा था। उस पर झूलते समय अचानक गंगा गिर गई और उसको ज्यादा चोट आ गई। मंजरी गंगा को झूला झुला रही थी, इसीलिए तुलसी ने सारा दोष मंजरी पर ही डाल दिया और उसकी खूब पिटाई की। उसी वजह से सविता और तुलसी में भी झगड़ा हो गया। गंगा को 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। उसके बाद जब एक दिन महेंद्र काम पर गया, स्कूल की छुट्टी का दिन था। गर्मी में दोपहर के समय बच्चे सो रहे थे। तभी तुलसी ने एक आदमी को बुलाया जो कुल्हाड़ी लेकर आया था। तुलसी ने उसे आम का पेड़ दिखाते हुए कहा कि इसको जड़ से काट डालो। सविता के कहने पर हरिया ने जैसे ही एक कुल्हाड़ी की चोट पेड़ पर की तो उसकी आवाज़ से मंजरी जाग गई और जैसे ही मंजरी बाहर आई तो उसने देखा कि हरिया बार बार पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा है। मंजरी एकदम से चिल्लाई और जाकर पेड़ से चिपक गई। मंजरी के बीच में आ जाने से हरिया ने कुल्हाड़ी चलाना बंद कर दिया और तुलसी की तरफ देखने लगा। तुलसी ने उसे मंजरी को हटाने का इशारा किया तो हरिया ने मंजरी को जोर से पकड़ा और पेड़ से अलग कर दिया और फिर से कुल्हाड़ी उठाकर चलाना चाहा, पर मंजरी फिर से जाकर पेड़ से चिपक गई। वह जोर जोर से रो रही थी और हरिया को बोल रही थी कि प्लीज़ इसे मत काटो। तुलसी ने फिर से कहा, अरे देखते क्या हो, हटाओ इसे और काटो। मंजरी और जोर से रोने लगी, नहीं माँ, इसे रहने दो, इसे मत काटो प्लीज़। हरिया ने मंजरी को पकड़कर एक बार फिर हटाया और इस बार तुलसी को पकड़ा दिया। उसने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार किया, मंजरी और जोर से रोने लगी। वह वही तुलसी के पैरों में गिर गई और बोली, माँ ऐसा मत करो प्लीज़, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अन्य कोई महिला होती तो शायद उसका दिल पिघल जाता, पर तुलसी एक तो कठोर दिल की थी और ऊपर से वह मासूम मंजरी से नफरत करने लगी थी। मंजरी ने जैसे तैसे तुलसी से हाथ छुड़ाया और हरिया के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज़ अंकल, इसे मत काटो अंकल प्लीज़। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी। हरिया को उस पर दया आ गई। उसने मंजरी को उठाया और बोला, अरे एक साधारण पेड़ से तुम्हें इतना लगाव क्या खास है इस पेड़ में? मंजरी ने आंसू पोंछे और हरिया के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल, जब मेरा जन्म हुआ था उस दिन पापा ने इसको यहाँ लगाया था और पापा इससे अपने सुख दुख की बातें करते हैं। मैंने एक बार पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो पापा ने कहा कि ये पेड़ तुम्हारे भाई जैसा है, फिर कोई अपने भाई को कटते कैसे देख सकता है।
हरिया मंजरी की बातें सुनकर भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, अरे वाह बिटिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें करती हो। मंजरी के जुड़े हुए हाथों को अलग करते हुए बोला, माफ़ी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। इतने में अब तक दूर खड़ी तुलसी पास आई और बोली, क्या बेवकूफ़ी है, एक पेड़ कभी भाई हो सकता है? हरिया तुरंत खड़ा हो गया और तुलसी से बोला, कैसी निर्दयी हो तुम, जो अपनी ही बेटी के आंसुओं की कीमत नहीं समझती। और एक पेड़ को अगर वह भाई मानती है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम एक पत्थर को भगवान कैसे मान लेते हैं? इतने में तुलसी मुंह बिगाड़ कर बोली, तू तो बड़ी महात्मा जैसी बातें करता है, कभी और पेड़ नहीं काटे क्या? पेड़ तो बहुत काटे हैं, पर किसी की आत्मा पर कुल्हाड़ी चलाना हमें नहीं आता। तुलसी हंसते हुए बोली, तो तू डर गया? तुझे लग रहा है कि इस पेड़ में आत्मा है? तुम जैसी औरत शायद इस बात को नहीं समझ सकती कि अगर कोई किसी निर्जीव वस्तु को अपनी अंतरात्मा से चाहता है तो उसकी नज़र में वह निर्जीव वस्तु में भी जान पड़ सकती है। जैसे इस पेड़ पर जब कुल्हाड़ी चलती है तब दर्द इस बेचारी लड़की के दिल को होता है। तुलसी झुंझला कर बोली, ये प्रवचन कहीं और करना, पेड़ काटना है तो काट, नहीं तो चलता बन यहाँ से। मैं यहाँ कौन सा रहने आया हूँ, पर एक बात बता दूँ, ना मैं इस पेड़ को काटूंगा और ना गांव के किसी लक्कड़हारे को काटने दूंगा। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला गया। तुलसी अपनी असफलता पर खिन्न थी। उसने मंजरी की तरफ नफरत से देखा और अंदर चली गई। मंजरी वहीं आंगन में पेड़ के पास बैठ गई और पेड़ पर लगे कुल्हाड़ी के निशानों पर हाथ फेरने लगी, जैसे कि वह चोट को सहला रही हो और उसके सहलाने से मानो उसकी चोट ठीक हो जाएगी। शाम को जब महेंद्र घर वापस आया तब उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी के निशानों को देखा तो तुलसी से पूछा। तुलसी ने महेंद्र को भ्रमित करने का प्रयास किया, पर गंगा ने सब सच बता दिया। महेंद्र को इस बार भी गुस्सा तो बहुत आया, पर वह नहीं चाहता था कि घर में तुलसी के द्वारा कोई और कलेश खड़ा हो, इसीलिए तुलसी को आगे से ऐसा ना करने की बस चेतावनी दी। समय बीता और पेड़ से कुल्हाड़ी के निशान मिटने लगे। अब वह आम का पेड़ और विशाल हो गया था। उसकी छाँव गर्मी में बहुत राहत देती थी और उस पर मीठे मीठे आम आते थे। कच्ची कैरी और फिर पक जाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट आम का पेड़ महेंद्र के आंगन की शोभा और घर की पहचान बन गया था। आम के पेड़ के साथ साथ मंजरी और गंगा भी बड़ी हो गई थी। आज दोनों बेटियां का इंटर का रिजल्ट आना था। महेंद्र को यह पूर्ण विश्वास था कि उसकी दोनों बेटियां जिस तरह हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी, उसी तरह इस बार भी उत्तीर्ण होगी। पर विश्वास अलग बात है। परीक्षा के परिणाम आने से पहले माता पिता को जो चिंता होती है वह जग जाहिर है। बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता को चिंता होती है। जैसे आज उनका परीक्षा परिणाम आ रहा हो, ऐसा नहीं कि मंजरी और गंगा को अपने रिजल्ट की चिंता नहीं थी। दोनों ने साल भर खूब मेहनत की थी और आज सुबह से रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। अतः लगभग दोपहर 2 बजे परिणाम घोषित हुए। दोनों प्रथम आई थी। मंजरी ने अपने स्कूल में टॉप किया था तो गंगा भी अच्छे नंबरों से पास हुई। तुलसी ने गंगा का मुंह मीठा करने के लिए खीर बनाई और जब गंगा के पास होने की खबर सुनाई, उसको अपने हाथ से खीर खिलाई। पास खड़ी मंजरी देखती रह गई तो गंगा ने अपनी कटोरी से
अपने हाथ से मंजरी का मुंह मीठा कराया। शाम को खाना खाने के बाद महेंद्र आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मंजरी और गंगा दोनों आकर उसके पास बैठ गई। महेंद्र ने दोनों को अपने पास बिठाते हुए कहा, शाबाश मेरे बच्चों, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अपने गांव में किसी ने भी अपनी लड़कियों को हाई स्कूल तक नहीं कराया और हमारी दोनों बेटियां इंटर पास हो गई। बताओ बेटा, अब आगे क्या करना है? इतने में पास खड़ी तुलसी ने कहा, और क्या करेगी, अब घर का काम सीखने दो और फिर शादी। गंगा महेंद्र के गले लिपटती हुई बोली, नहीं पापा, हमें और आगे पढ़ना है। महेंद्र कुछ सोचते हुए बोले, उसके लिए तो शहर जाना होगा, गांव में तो कोई भी कॉलेज नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है शहर में पढ़ाने की, तुलसी ने मुंह बनाते हुए कहा। मंजरी और गंगा महेंद्र की तरफ देखने लगी। महेंद्र ने दोनों के मायूस चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। तुलसी मुंह में ही बड़बड़ाई, देखते क्या है, करा ही दोगे, मेरी तो कोई मानता ही नहीं है। लड़कियों पर लगाम लगाने को कह दो तो बुरी मैं बनूं। तुलसी कहते हुए अंदर चली गई। गंगा ने कहा, देखा पापा, माँ भी ना कुछ भी नहीं बेटा, डरती है। जब घर की बेटियां घर के बाहर जाती है तो अपने साथ घर की मान मर्यादा और लाज भी उनके साथ जाती है, और आजकल जमाना बहुत खराब है। महेंद्र ने दोनों को समझाते हुए कहा। मंजरी ने महेंद्र के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, हम आपसे वादा करते हैं कि घर की मान मर्यादा और लाज का हम हमेशा ध्यान रखेंगे और कभी भी आपके सर को झुकने नहीं देंगे। गंगा ने भी दोनों के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोली, हाँ पापा, हम आपको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देंगे। महेंद्र ने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया और माथा चूमते हुए बोले, खुश रहो मेरे बच्चों। कुछ ही दिनों में दोनों का एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में करा दिया गया। तुलसी ने फिर से इसका विरोध भी किया, पर महेंद्र ने तुलसी को समझाया कि आज के दौर में बेटियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब वह समय नहीं है जब औरत का पूरा जीवन घर के काम करने में ही कट जाता था। आज बेटियां बेटों से आगे निकल रही है। तुलसी ने बीच में टोकते हुए कहा, वो सब तुम जानो, पर अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमसे मत कहना। अरे भगवान, क्यों घबराती हो? हमारी दोनों बेटियां खूब समझती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, और फिर दोनों साथ ही तो है, एक दूसरे का ध्यान रखेगी। इतने में बाहर से भूपेंद्र ने आवाज लगाई। महेंद्र दौड़कर बाहर गया और बोला, हाँ भैया, सुना है बेटियों को पढ़ने शहर भेज रहे हो। जी भैया, एडमिशन मिल गया है। जानते हो, हमारे खानदान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, भूपेंद्र ने तीखे स्वर में कहा। जी भैया, हमने तुमको पढ़ाया लिखाया और इसीलिए तुम पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझते हो, पर ध्यान रखना, बेटियां है, अगर कुछ ऊंच नीच कर बैठी तो इसमें केवल तुम्हारी अकेले की नाक नहीं कटेगी, पूरे खानदान की बदनामी होगी। महेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वह तुलसी को तो समझा ही रहा था और अब बड़े भाई को कैसे समझाए। महेंद्र भूपेंद्र से कुछ भी नहीं कह सका, बस चुपचाप खड़ा रहा। पर भूपेंद्र की बातों ने उसके मन को व्याकुल कर दिया था। एक बार तो वह यह सोचने लगा कि क्यों ना तुलसी और भूपेंद्र की बात को मान लिया जाए और बेटियों को घर बिठाकर उन्हें घर के काम में दक्ष बनाया जाए और फिर अच्छे से घर देखकर उनकी शादी कर दी जाए। पर अगले ही क्षण उसके मन में विचार आने लगा कि वह अपनी बेटियों को पढ़ाने में आर्थिक रूप से सक्षम है
और बेटियां भी ऐसी है कि यदि उनको आगे पढ़ने का मौका मिला तो खानदान का नाम रोशन कर सकती है। महेंद्र अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां मंजरी आ गई। मंजरी ने जब महेंद्र से चिंता का कारण पूछा तो महेंद्र ने टाल दिया और मंजरी को समझाया कि वह गंगा का ध्यान रखे, क्योंकि वे जानते थे कि मंजरी शांत स्वभाव की है। किसी भी समस्या का सामना वह अपने दिमाग से सोच विचार कर सकती है। वही गंगा तेज तर्रार स्वभाव की है। उसको किसी छोटी सी बात पर भी तेज गुस्सा आ जाता है। वह किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लड़ बैठती है। कॉलेज जाने के कुछ दिन पहले ही महेंद्र ने दोनों को एक स्कूटी दिला दी और दोनों ने उसको चलाना भी सीख लिया। दोनों बहुत खुश थे। आखिर वह दिन आ ही गया जब दोनों को यूनिवर्सिटी में जाना था। दोनों बहुत ही उत्सुक थे। सुबह जाने से पहले तुलसी ने गंगा को दही और चीनी खिलाई तो पास खड़ी मंजरी देखती ही रह गई। तो गंगा ने हमेशा की तरह अपनी चम्मच से मंजरी को दही और चीनी खिला दी। कॉलेज का पहला दिन था, इसीलिए दोनों अपनी स्कूटी से थोड़ा पहले ही कॉलेज पहुंच गए। मंजरी और गंगा कॉलेज में हरे भरे वातावरण को देखकर बहुत प्रफुल्लित हुई और वहाँ के पार्क की सौंदर्यता को देखकर बहुत खुश हुई। जहाँ एक ओर उन्हें कॉलेज का वातावरण मन को भा रहा था, तो दूसरी ओर वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियों के पहनावा और पार्क में एक साथ पास पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। पर वे मन में यह विचार करके घर से आई थी कि उनको समाज की अच्छाई को स्वीकार करना है और बुराई को अनदेखा करना है। कुछ समय में दोनों अपनी कक्षा को तलाश करके कक्षा में पहुंच गई। कक्षा में लगभग सभी नए छात्र थे। कक्षा की पहली पंक्ति में लड़कियां बैठी थी, उनके पीछे लड़के। पहली क्लास में प्रोफेसर तोमर आए तो पहला दिन होने के कारण सिर्फ बच्चों से परिचय ही हुआ। जैसे ही प्रोफेसर निखिल तोमर ने क्लास छोड़ा, वैसे ही कुछ सीनियर क्लास में घुस पड़े। उनमें से एक, जो उनका लीडर था, जाकर सामने कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ गया। लगभग 5 फीट और 8 इंच की लंबाई रही होगी, रंग गोरा और काली आंखें और किसी फिल्म के हीरो जैसा लग रहा था। और उसके साथ आए लड़के और लड़कियां कुछ दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, जिससे कोई बाहर ना भाग सके। कुर्सी पर बैठे लड़के ने पास खड़े लड़के की ओर इशारा किया तो उसने अपने लीडर का परिचय शुरू किया। इनका नाम है अर्जुन मल्होत्रा, आपके सुपर सीनियर। मतलब आप जिस तालाब में आए हो ना, ये उस तालाब के मगरमच्छ है। और हम सब जो भैया के साथ हैं वो है इस समंदर की बड़ी मछली। और तुम सब जो अभी अभी आए हो, तुम सब हो इस समंदर की सबसे छोटी मछली। तो भैया लॉजिक यह है कि समुद्र में रहकर मगर से बैर करना कितना महंगा पड़ता है, जानते ही होंगे। और ये भी जानते होंगे कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो अब तुम सबके सामने समस्या ये है कि तुम सबको कैसे बड़ी मछली और मगर भैया मतलब अर्जुन मल्होत्रा जी से बचना है। तो करे क्या, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इतने में अर्जुन मल्होत्रा ने रोकते हुए कहा, रुको रुको रुको, अब ये इन्हीं को बताने दो ना कि इनके पास क्या उपाय है। सभी जूनियर घबराकर ये सब सुन रहे थे। वे समझ रहे थे कि सीनियर रैगिंग ले रही है और आज तो पिटना तय है। इतने में क्लास में एक टीचर ने प्रवेश करना चाहा तो सीनियर्स ने उनको बोल दिया कि सर, अभी हम सीनियर्स अपने जूनियर्स से जान पहचान कर रहे हैं, आप बाद में क्लास लें। टीचर सीनियर्स और जूनियर्स की जान पहचान की परंपरा से भली भांति परिचित थे, इसीलिए बाहर से ही चले गए। उसके बाद अर्जुन मल्होत्रा ने एक लड़के की ओर इशारा किया और बोला, हाँ भाई, पहले अपना परिचय दो और फिर जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब बताओ। वह दुबला पतला लड़का डर रहा था, पर उठना तो था ही। उठा और अपना परिचय शुरू किया। हम राघव श्यामपुर के रहने वाले हैं। इतने में सीनियर में से एक लड़का बोल पड़ा, हम अभी कितने राघव हो बे, कोई महाराजा हो कहा का जो खुद को हम बोल रहे हैं। लड़का डर गया और डर के बोला,
जी वो क्या डोलता वो? अबे क्या जी जी वो लगा रखे हो? एक सीनियर ने डांटती हुई कहा। दूसरा सीनियर बोला, चल बता, तू क्या करेगा हमसे बचने के लिए? उस लड़के ने कहा, जी वो मगरमच्छ से बचने के लिए। अबे मगरमच्छ किसको बोला वे? एक सीनियर ने कहा। उस लड़के ने अर्जुन मल्होत्रा की ओर इशारा कर दिया। इतने में दो चार सीनियर्स उसको मारने लगे और बोले, साले सीनियर को मगरमच्छ बोलता है, और मारते मारते बोले, चल बन मुर्गा। और वह दुबला पतला लड़का क्लास के कोने में जाकर मुर्गा बन गया। अब क्लास में सभी समझ गए थे कि उनसे ऐसा अटपटा सवाल क्यों पूछा गया है। अब बारी थी दूसरे लड़के की। उसने भी जैसे ही जवाब देना शुरू किया तो उसको भी मुर्गा बना दिया। उसके बाद सभी के सभी लड़कों को मुर्गा बना दिया गया। और अब बारी आई लड़कियों की, तो उनके लिए सीनियर्स लड़कियां आगे आ गई और उसी सवाल का जवाब पूछने लगी। लड़कियों में सबसे पहले नंबर गंगा का था, पर मंजरी ने बड़ी ही चालाकी से उसको अपने स्थान पर कर दिया और स्वयं उसके स्थान पर आ गई। पहले तो मंजरी ने अपना परिचय दिया और फिर बड़ी ही विनम्रता से कहा, आदरणीय सीनियर्स, आप सभी हम जूनियर्स के लिए आईना हो। आप में हम स्वयं को देखते हैं। आप सभी इसका प्रमाण हो कि इस कॉलेज ने आपको क्या सिखाया है और हमें क्या सिखाएंगे। मंजरी इतना ही बोल पाई थी कि तभी बीच में एक सीनियर लड़की डांटते हुए बोली, फालतू का लेक्चर देती है हम सीनियर्स को, रुको बोलने दो इसे। अर्जुन मल्होत्रा ने कहा। अर्जुन मल्होत्रा कुर्सी से उठा और बोला कि ये बताओ कि अगर हम सब तो तुम जूनियर्स को परेशान करेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? मंजरी ने एक नज़र अर्जुन मल्होत्रा को देखा और कहा, ईश्वर ने प्रत्येक जीव को सीमित शक्ति दी है। यदि कोई जीव अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और यह समझता है कि वह सर्वशक्तिमान है, तो यह उसकी मूर्खता है। इतने में एक सीनियर तिल मिलाकर बोला, हम सबको मूर्ख कहती है। अर्जुन मल्होत्रा ने अपना हाथ उठाते हुए उसको चुप रहने का इशारा किया और बोला, अच्छा बोलती हो, आवाज़ मीठी है, पर कड़वा सच बोलती हो। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। क्लास में मुर्गा बने लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, उठो मुर्गो, तुम आज़ाद हो। हम तुम्हारे सीनियर हैं, दुश्मन नहीं। अपनी बात को बेबाकी से रखना सीखो, जैसा कि इस लड़की ने किया। और कोई परेशानी हो तो उसके लिए हम हैं। आज से यह लड़की तुम्हारी क्लास के लीडर यानी कि मॉनिटर है। और कुछ कहना है आपको? मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। सभी सीनियर क्लास से निकल गए। बाकी बची हुई लड़कियां जिनकी रैगिंग नहीं हुई थी, वे मंजरी की तरफ दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। और लड़के जो मुर्गा बनने के बाद थके हुए थे, मंजरी को अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। गंगा खुश थी कि उसका नंबर आने से पहले ही मंजरी ने सब कुछ संभाल लिया था। घर लौटी तो दोनों बहुत खुश थी। उसके बाद से मंजरी और गंगा ने खूब पढ़ाई में मन लगाया। कुछ ही समय में मंजरी को पूरा कॉलेज जान गया था। मंजरी सामाजिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लेती और उनमें सफल भी होती। कॉलेज के कई लड़के मंजरी के साथ दोस्ती भी करना चाहते थे, पर मंजरी सिर्फ लड़कियों से ही दोस्ती करती और कॉलेज के समय में अपनी कुछ सहेलियों के साथ ही समय बिताती। मंजरी का अधिकांश समय स्कूल की लाइब्रेरी में ही गुजरता था। इसी बीच मंजरी की गहरी दोस्ती आलिया से हो गई थी। आलिया लखनऊ की ही रहने वाली थी। आलिया भी अच्छे नंबर लाती थी और कॉलेज पूरा समय मंजरी और गंगा के साथ ही बिताती थी। उधर अर्जुन मल्होत्रा जब भी मंजरी को देखता तब उसका दिल अजीब सी अनुभूति करता। वह चोरी चोरी मंजरी को देखता था,
पर मंजरी को इसकी जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने कई बार चाहा कि मंजरी से अपने दिल की बात कहे, पर वह डरता था कि कहीं मंजरी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसकी जो छवि पूरे कॉलेज में बनी हुई है वह धूमिल हो जाएगी और बदनामी होगी सो अलग। अर्जुन के मित्रों ने अर्जुन के दिल की हालात को समझ लिया और उसको सुझाव दिया कि मंजरी ने से अपने दिल की बात कह दे और बाकी मंजरी पर छोड़ दे। अर्जुन प्यार का इजहार करने से डर रहा था तो उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया और एक दिन जब मंजरी लाइब्रेरी में गंगा और आलिया के साथ थी तब अर्जुन उसके पास आया और उसके सामने जाकर बैठ गया। अर्जुन मंजरी से सीनियर था तो मंजरी ने दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन को नमस्कार किया और उठकर चल दी। उसके पीछे पीछे गंगा और आलिया भी चल दी। अर्जुन ने एक नज़र अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे मंजरी को रोकने का इशारा कर रहे थे। अर्जुन मंजरी के पीछे 2 कदम चला और फिर आवाज दी, मंजरी। मंजरी तुरंत पीछे मुड़ी और खड़ी हो गई। उसके साथ गंगा और आलिया भी रुककर उसके साथ खड़ी हो गई। अर्जुन उन तीनों को देख रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मंजरी को देखा और कुछ कहना चाहा पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मंजरी ने पूछा, जी कहिए। अर्जुन ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए हकलाते हुए कहा, क्या कुछ नहीं। मंजरी ने मुड़ते हुए कहा, ओके, और तीनों आगे चल दी। गंगा और आलिया ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन अभी भी मंजरी को देख रहा था पर मंजरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मंजरी अर्जुन की आंखों से ओझल हो गई तब अर्जुन को उसके दोस्तों ने घेर लिया और उनमें से एक ने अर्जुन की हालत पर ताना कसते हुए कहा, शेर तो ढेर हो गया। अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा और सर खुजाता हुआ मुस्कुरा दिया। उधर आलिया और गंगा कॉलेज के पार्क में बैठी बात कर रही थी। तभी आलिया ने गंगा से कहा, तू समझ गई ना कि अर्जुन मंजरी को क्या कहना चाहता था? हाँ, मैं भी समझ रही हूँ और दीदी भी। वैसे अर्जुन में बुराई ही क्या है? मंजरी को उसके बारे में सोचना चाहिए। आलिया ने कहा, दीदी कभी ऐसा नहीं सोचेगी। पता है उनका सपना है पढ़ लिख कर पापा का सपना पूरा करना। वो बस उसके बारे में ही सोचती हैं। और तुम क्या सोचती हो? आलिया ने कोहनी का धक्का मारते हुए कहा, मैं क्या सोचूं अभी? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर कोई है जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है। गंगा ने अचरज भरी निगाहों से आलिया की ओर देखते हुए कहा, क्या मेरे बारे में? हाँ भाई, तेरे बारे में। कौन है वो जो है ना अपनी क्लास में टॉपर, वो चश्मे से? हाँ, वो आर्यन कई बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। क्या बकवास है, इसमें बुरा ही क्या है? एक उम्र तक आते आते किसी न किसी से प्यार तो हो ही जाता है। कोई ऐसा अचानक हमारी जिंदगी में आता है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर वही प्यार जीवन भर हमारा साथ भी तो निभा सकता है। बात करने में क्या जाता है? पर हम यहाँ पर ये सब करने आए हैं क्या? गंगा ने मुंह बनाते हुए कहा, देख भाई, मेरा तो मानना है कि जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए। तो क्या तुम किसी से प्यार? हाँ, और क्या, तभी तो बता रही हूँ। प्यार का एहसास क्या एहसास होता है जिसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आलिया ने आहें भरते हुए कहा, कौन है वो? है एक, घर के पास में ही रहता है, फैजल नाम है उसका। जब हम लखनऊ में रहने आए थे तब कुछ दिन बाद ही अपनी छत से हमें ताक रहे थे। एक दिन मैंने थोड़ी सी लिफ्ट किया दी,
फैजल मियाँ फ्लैट हो गए और एक दिन अपनी छत से हमारी छत पर आने की हिम्मत कर बैठे और प्यार का इजहार कर दिया। मैंने भी फैजल मियाँ को निराश नहीं किया और उनके प्यार को कबूल कर लिया। लगभग 2 साल हो गए फैजल पर हम जान छुड़कते हैं। हम घर वालों से छिपकर घर के बाहर या कभी कभी अपनी छत पर मिलते हैं। गंगा अभी भी बड़े ही अचरज से आलिया को देख रही थी, जो अपने प्रेम कहानी का बखान कर रही थी। कमाल हो तुम, पर मेरे बस का नहीं है ये प्यार व्यार। अरे मैडम, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह आर्यन तुमको देखता है, अगर तुम भी उस पर ध्यान दो तो तुमको भी उससे प्यार हो जाएगा। गंगा धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, पर ऐसा हो तब ना, क्यों नहीं हो सकता? आखिर आर्यन में बुराई किया है? बड़े व्यापारी का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं। पढ़ाई के बाद सीधा अपने पिता का बिजनेस संभाल लेगा। लाइफ सेट है यार। और देख, पढ़ाई में भी टॉपर। क्या किस्मत है यार तेरी। गंगा ने आलिया की तरफ देखा और जोर से हंसकर बात टालने का प्रयास किया, पर आलिया की बातों ने उसके दिमाग में प्यार और आर्यन के प्रति बीज बो चुकी थी। आलिया ने आर्यन के विषय में गंगा से इतनी बात की कि ना चाहते हुए भी गंगा के ख्यालों में आर्यन आने लगा। अगले दिन क्लास में गंगा ने यह बात नोट किया कि आर्यन बार बार उसको ही देख रहा है। आलिया ने गंगा को जब से उसके बारे में बताया था, तब से गंगा आर्यन के बारे में सोच रही थी, और अब आर्यन का उसको बार बार देखना उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा था। वैसे तो गंगा तेज तर्रार स्वभाव की थी, पर आज न जाने उसको क्या हो गया था। वह हर बार आर्यन की ओर आकर्षित हो रही थी। जब गंगा घर पहुंची तब भी वह आर्यन के बारे में ही सोच रही थी। सारी रात करवटें बदलती रही, आंखों से नींद उड़ गई थी। आज के पहले गंगा को कभी ऐसा नहीं हुआ था। आर्यन का आकर्षक चेहरा बार बार उसके ख्यालों में आ रहा था। अगले दिन सुबह जब गंगा और मंजरी कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी, तभी अचानक मंजरी का पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। पैर में तेज दर्द के कारण मंजरी का कॉलेज जाना मुश्किल था। उस दिन गंगा को अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा। क्लास में पहुंचते ही जब गंगा की नज़र आर्यन पर पड़ी तो वह आर्यन को देखती ही रह गई। शायद यह आलिया की बातों के कारण था, क्योंकि आलिया ने ही गंगा के दिमाग में आर्यन की प्रतिमा स्थापित की थी। दूसरी ओर आर्यन भी नजर भरकर गंगा को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को एकटक निहारते रहे, पर दोनों खामोशी से अपनी अपनी जगह बैठे रहे और ना कोई इशारा किया और ना कुछ बोले। ये सब आलिया देख रही थी और गंगा के कान में धीरे से फुसफुसाई, मिलना है क्या? गंगा ने आलिया की तरफ देखा और कुछ न बोलते हुए शर्मा गई। लेक्चर खत्म होने के बाद आलिया ने गंगा से कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर तुम दोनों की मुलाकात मैं करा सकती हूँ, क्योंकि आज मेरे घर पर कोई नहीं है। गंगा कुछ नहीं बोली, बस आलिया की तरफ देखती रह गई। ऐसा ही होता है प्यार में, समझ ही नहीं आता कि कदम पीछे हटाऊं या आगे। मिल तो सही एक बार, कुछ अपने दिल की कहे और कुछ उसके दिल की सुन। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय। अच्छा ठीक है, पर ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात करती है पगली? कौन बताएगा और किसको? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? क्या बात करती है? तुझ पर तो पूरा विश्वास है। इतना कहकर गंगा चुपचाप खड़ी हो गई। आलिया ने गंगा के सामने खुशी से उछलते हुए कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। और आलिया कुछ देर बाद खुशी से दौड़ती हुई गंगा के पास आई और बोली, पता है जब मैंने आर्यन से तुझसे मिलने की बात की तो वह खुशी से झूम उठा। गंगा आलिया को खुश देखकर मुस्कुरा दी। अब दोनों ने प्लान बनाया
कि लास्ट के 2 लेक्चर छोड़ देते हैं और आलिया के घर पर दोनों की मुलाकात होगी। इससे गंगा समय से अपने घर भी पहुंच जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। आलिया के घर पर उस दिन कोई नहीं था। पहले तो गंगा और आलिया घर पर पहुंची और फिर कुछ देर बाद आर्यन भी वहां पहुंच गया। आलिया और गंगा एक सोफे पर और आर्यन साथ पड़े सोफे पर अलग बैठ गया। आर्यन गंगा को देख रहा था और गंगा अपना सर नीचे किए शर्मा रही थी। दोनों खामोश थे। दोनों एक दूसरे से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इतने में आलिया ने कहा, क्या बात है, कुछ बोलो भी। पूरे टाइम चुप ही बैठने आए हो क्या? ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तुम दोनों बात करो। और इतना कहकर किचन की ओर चली गई। अब वहाँ पर आर्यन और गंगा ही रह गए थे। आर्यन गंगा के सोफे की तरफ बढ़ा और गंगा के पास जाकर बैठ गया। गंगा अचानक सकपका गई और सोफे के एक और खिसकने लगी। आर्यन ने अपनी पॉकेट से एक गुलाब का फूल निकाला और गंगा की तरफ बढ़ाया और बोला, सुनो गंगा, मैंने जब से तुमको देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। गंगा ने नज़र उठाकर आर्यन की ओर देखा और कांपते हुए हाथों से उस गुलाब के फूल को पकड़ लिया। आर्यन ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर धीरे से गंगा का हाथ पकड़ लिया और चूमते हुए कहा, आई लव यू। गंगा शर्मा गई। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक आर्यन को ही ताक रही थी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, गंगा के मुंह से सहसा ही निकला। इतना सुनते ही आर्यन ने लपक कर गंगा को पकड़ लिया और उसके चेहरे को चूमने की चेष्टा करने लगा, जिससे गंगा को अपने में असहज महसूस होने लगा। वह दोनों हाथों से आर्यन को दूर करने का प्रयास करने लगी। आर्यन पर तो मानो भूत सवार हो गया था। वह ये नहीं देख रहा था कि गंगा को उसका यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। गंगा ने जब पूरे बल से आर्यन को धक्का दिया तब आर्यन सोफे पर एक ओर जा गिरा। गंगा तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े संभालते हुए जल्दी से अपना बैग उठाया और तेजी से बाहर की ओर जाने लगी। उधर किचन से आलिया निकली, जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 3 कप चाय और कुछ बिस्कुट और नमकीन रखे थे। आलिया ने गंगा के तेज कदमों से बाहर जाते देखा तो पीछे से आवाज़ लगाई, पर गंगा ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया और बाहर आकर स्कूटी लेकर घर की ओर चल दी। गंगा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्यन से ऐसी हरकत की उसे उम्मीद नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसको डर था कि कहीं यह बात किसी और को पता चलेगी तो क्या होगा, और अगर उसके घर पर यह बात पता चल गई फिर तो वह कैसे अपने पिता को अपना चेहरा दिखाएगी, क्या जवाब देगी, जिन्होंने उसे ये समझाकर भेजा था कि बेटा इस घर की मान मर्यादा और लोक लाज का ध्यान रखना। उसके मन में ये सभी विचार बार बार आ रहे थे और उसके मन को विचलित कर रहे थे। गंगा जब घर पहुंची तब किसी से कोई बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई और सोचने लगी कि क्या यही प्यार होता है। आर्यन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वह स्वयं को कोस रही थी कि आखिर क्यों वह आलिया के बहकावे में आकर आर्यन से मिलने गई। इतने में वहाँ पर मंजरी आ गई। एक पैर में दर्द होने के कारण चलना मुश्किल था, फिर भी गंगा के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ? आते ही आराम करने लगी, आज थक गई क्या? हूँ। गंगा ने बस एक ही शब्द बोला। अरे तबीयत तो सही है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? मंजरी ने माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। हाँ, सर में थोड़ा दर्द है। मंजरी ने सर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। ला दबा दूं? गंगा ने मंजरी का हाथ हटाते हुए कहा। नहीं, थोड़ा सो लूंगी, ठीक हो जाएगा। मंजरी उठकर खड़ी हो गई और लंगड़ाते हुए 2 कदम आगे बढ़ी कि उसे कुछ याद आया तो गंगा की तरफ फिर वापस मुड़ी और बोली, अरे याद आया, वो आलिया का फ़ोन आया था कुछ देर पहले। ये सुनकर गंगा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, क्यों, क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, पूछ रही थी कि तुम घर पहुंच गई हो या नहीं। और कुछ कह रही थी? नहीं, और तो कुछ नहीं पूछा।
ये पूछ रही थी कि मेरी चोट कैसी है, बहुत ध्यान रखती है हमारा। कभी कभी लगता है कि हमें दोस्त के रूप में एक और बहन मिल गई हो, क्यों है ना। गंगा आलिया की चरित्र को समझ चुकी थी, पर वह मंजरी को कैसे बताए कि किस तरह आलिया ने उसको बहकाया और फिर आर्यन की ओर आकर्षित किया। वह चुप रही और मंजरी से कुछ नहीं बोली। गंगा ने पैरों के पास पड़ी चादर को खींच कर ओढ़ लिया और सोने का बहाना करने लगी। उसके बाद परिवार के सभी लोगों ने गंगा से उसकी तबीयत के बारे में पूछा, पर गंगा किसको अपने दिल का हाल बताती। चुपचाप अपने दिल में ही कुढ़ती रही और रात भर आर्यन और आलिया के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन भी मंजरी चोट की वजह से कॉलेज नहीं जा पाई, तो सुबह गंगा का भी मन नहीं किया और सर दर्द का बहाना करके उस दिन वह भी नहीं गई। उसी दिन शाम को एक कार आकर महेंद्र के घर के सामने रुकी। उसमें 5 लोग, 4 पुरुष और 1 महिला थी। महेंद्र के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो महेंद्र ने ही दरवाजा खोला। महेंद्र उनमें से एक को भली भांति परिचित था। नाम था रमाकांत। रमाकांत एक बड़ा गुड़ व्यापारी था जो महेंद्र की मिल में अक्सर आया करता था और महेंद्र से भली भांति परिचित था। महेंद्र ने चारों को अंदर बुलाया और फिर रमाकांत ने उन मेहमानों का परिचय दिया। अर्जुन अपने पिता रघुनाथ मल्होत्रा और माता जानकी देवी के साथ आया था। अर्जुन ने जब से मंजरी को देखा था तब से उसको चाहने लगा था। वह हमेशा उसके ख्यालों में खोया रहता था। जानकी देवी ने जब यह बात नोटिस की तब अर्जुन से इस बारे में पूछा और अर्जुन ने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने मंजरी के बारे में पता कराया और उनके रिश्तेदार रमाकांत के माध्यम से आज उसके घर पहुंच गए थे। रघुनाथ मल्होत्रा लखनऊ शहर के एक नामी गिरामी बिजनेसमैन थे। अर्जुन उनकी इकलौती संतान था और अर्जुन की खुशी में ही उनकी खुशी थी, इसीलिए अर्जुन की खुशी के लिए ही मंजरी को देखने आए थे। यह बात जब तुलसी को पता चली कि एक धनवान घर से कुछ लोग लड़की देखने आए हैं तो तुलसी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई और आकर जानकी देवी के पास बैठ गई और उनकी संपत्ति के बारे में पूछते हुए बोली, कुछ खेती बाड़ी तो होगी अपनी? हाँ है ना, लगभग 20 एकड़ है, जानकी जी ने सरलता से कहा। यह सुनकर तुलसी की सांस मानो अटक गई। फिर पूछा कि लड़के के काम धंधे के बारे में कुछ सोचा है? बहन जी, मेरा तो मानना है कि पढ़ाई खत्म करके अपना करोड़ों का बिजनेस ही संभाले, बाकी जिसमें अर्जुन को खुशी मिले वो करे। करोड़ों का बिजनेस सुनकर तुलसी की आंखें बड़ी हो गई। तुलसी मंजरी पर किए गए अपने जुल्मों और उसको दिए गए तानों को याद करने लगी और मन ही मन मंजरी की किस्मत पर जलने लगी और विचार करने लगी कि अगर इस परिवार में मंजरी की शादी हो गई तो मंजरी तो उसको पूछेगी भी नहीं। और वह चाहने लगी कि यदि यह रिश्ता गंगा के लिए हो जाए तो गंगा के साथ साथ उसकी किस्मत भी जाग जाएगी। और इसी प्रयास में वह इशारे से जानकी जी को अंदर बुला ले गई। देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मंजरी मेरी सौतेली बेटी है और गंगा मेरी अपनी बेटी है। गंगा मंजरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारी गंगा घर को अच्छे से संभालना भी जानती है। और रही बात मंजरी की, तो उसको मैंने बड़े ही नाजों से पाला है ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, इसीलिए घर को संभालना नहीं जानती और आलसी हो गई है। अर्जुन बेटी ने शायद गंगा को ध्यान से नहीं देखा, नहीं तो मंजरी के पीछे नहीं पड़ता। वो तो नादान है, पर आप तो समझदार है। आप गंगा बिटिया को देखें और अर्जुन बेटे की शादी गंगा से ही कराए। जानकी जी ये समझ रही थी कि तुलसी ये सब क्यों कह रही है, पर वह जानती थी कि तुलसी जो कुछ कह रही है उसमें उसका स्वार्थ छिपा है। जानकी जी ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप आकर बाहर बैठक में बैठ गई। महेंद्र ने सभी को अच्छे से चाय नाश्ता कराया और फिर जानकी जी ने कहा, अगर मंजरी बिटिया को देख लेते तो अच्छा होता। जी जरूर, पर मंजरी गंगा के साथ दवाई लेने गई है, अभी आने ही वाली है। महेंद्र जी इतना ही कह पाए कि मंजरी और गंगा आ गए। घर में घुसते ही मंजरी की नज़र जैसे ही अर्जुन पर पड़ी वह अचंभित रह गई।
अर्जुन मंजरी को देखकर मुस्कुराने लगा। मंजरी ने वहाँ पर बैठे सभी मेहमानों को नमस्ते किया और फिर अंदर चली गई। उधर गंगा, जो पहले ही अंदर आ चुकी थी, तुलसी ने उसे यह बताया कि ये देखने तो मंजरी को आई है, पर उसे छोड़कर तुझे पसंद कर सकते हैं, इसीलिए अच्छे से व्यवहार करना। गंगा समझ गई थी कि माँ क्या और क्या क्यों कर रही है। उसने पीछे आ रही मंजरी की ओर जाते हुए कहा, अगर वो दीदी को देखने आए हैं तो दीदी को ही पसंद करेंगे, और मंजरी के गले लग गई। इतने में पीछे से महेंद्र आ गया और मंजरी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, चल बेटा, अर्जुन के माँ बाप तुमसे मिलना चाहती है। मंजरी ने महेंद्र के सीने से लगते हुए कहा, पर पापा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तभी उनके पीछे से जानकी जी आती नजर आई और बोली, अरे तो किसने मना किया है पढ़ाई को, हमें भी तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए। मंजरी उनको देखकर शर्मा गई और अपने दुपट्टे को सर पर सही करते हुए बिना कुछ बोले नीचे की ओर देखने लगी। जानकी जी ने अपने हाथ से मंजरी के सर को ऊपर उठाया और बोली, मैं भी तो देखूं, आखिर मेरे बेटे पर किसने जादू कर दिया है। और सूरत देखकर बोली, वाह, क्या सुंदर बहू चुनी है मेरे बेटे ने। जानकी जी जितना मंजरी की तारीफ कर रही थी, उतना ही मंजरी शर्मा रही थी और पास खड़ी तुलसी का दिल जल रहा था। जानकी जी ने मंजरी का हाथ पकड़ा और उसको बाहर बैठक की ओर ले गई, जहाँ पर अर्जुन सबके साथ बैठा था।